बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें। नंबर 1, पाकिस्तान के लिए आइंदा, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आइंदा 2 हफ्ते बहुत ही अहम है। 7 से 21 मई तक इन 2 हफ्तों ने अहम फैसले होने हैं। इन 2 हफ्तों में और पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होगा, यूँ समझिएगा। उसकी रीज़न बहुत सारी वजूहात हैं। जो इस वक्त हम क्राइसिस से जिस बहरानों से गुजर रहे हैं, वो अदालती बहरान है, वो आइनी बहरान है, वो सियासी बहरान है, वो मुआशी बहरान है, मुआशरती बहरान है। इन तमाम बहरानों का जो निचोड़ है वो ये है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान का सियासी ढांचा, अदालती ढांचा, ये सब इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। इस पर आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मामलात ये हैं कि हम आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, हमारी जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो लड़ाई है, जो सिविल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप, जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हैं, जो सियासी और फौजी क़यादत की आपस की लड़ाइयाँ हैं, जो बुग़्ज़ है, इंतकाम है, जो फ़िरौनियत है, ये सब का सब जो है उसने पाकिस्तान का भट्ठा बिठा दिया, पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है रावलपिंडी और इस्लामाबाद की लड़ाई ने। आपस की लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स की आपस की लड़ाइयाँ, सियासतदान एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और फिर हमारी सियासतदानों से मिलिट्री लीडरशिप की लड़ाई और मिलिट्री लीडरशिप की सियासतदानों से लड़ाई। ये जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का खेल है, ये मेरा ख्याल है एक टोटल सफ़र जो है वज़ीर आज़म हाउस से GHQ का 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके दरमियान 10 नहीं बल्कि सदियों जितना इनके दरमियान वसी वो है खलीज है, हाइल है, बहुत बड़ी खलीज हाइल है। और ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने के चक्कर में, एक दूसरे की सुप्रीमेसी को चैलेंज करने के चक्कर में पाकिस्तान की सुप्रीमेसी, पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की इज्जत तार तार हो चुकी है पूरी दुनिया में। उसकी मैं 1-2 मिसालें आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले सलमान इकबाल साहब के साथ हमारा बहुत पुराना दरीना ताल्लुक़ है। सलमान साहब बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बॉस तो हैं ही हैं, लेकिन वो उनके साथ काम तो मैंने बहुत किया, बहुत अरसा किया ARY में, लेकिन वो एक अच्छे इंसान भी हैं और बहुत ज़्यादा दुख इंसानियत की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। तो बहरहाल उनको एक सदमा अल्लाह ताला ने दिया है। उनकी सबसे बड़ी बेटी जो है वो वफ़ात पा गई हैं दुबई में, तो हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। उनका अपनी बच्चों के साथ ताल्लुक़ बहुत ही वालिदैन का होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे सलमान इकबाल साहब अपनी बेटी के साथ, अपने बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इसलिए उनको मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उनको कितना दुख पहुँचा होगा। बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें उनको और सलमान इकबाल साहब की मिसेस को, यानी कि बेटी की माँ को, हमारी जो बहन है, उनको अल्लाह ताला सब्र दे, हिम्मत दे, इस्तिक़ामत दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनको यह सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक दे। अब आते हैं पाकिस्तान की हालत ज़ार। बिलावल भुट्टो, पहले मैं दाखिली सियासत में बाद में आता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की जो हमारी फौजी और सिविल लीडरशिप, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की लड़ाई, यूँ समझें हमारी सियासतदानों की और फौजियों की लड़ाई, ये इस लड़ाई ने पाकिस्तान का बड़ा भरकस निकाल दिया, पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में तार तार कर दी है। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, वो गए गोवा, इंडिया में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने शिरकत करना थी। और ज़ाहिर है शंघाई ताउन तंजीम बहुत इंपॉर्टेंट जो है फोरम है, पाकिस्तान उसका एक मुतहर्रिक और इंतहाई अहम रुकन है। और चूँकि शंघाई ताउन तंजीम की बुनियाद जो है वो चाइना ने रखी, और चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, एक दूसरे के बहुत अच्छे काबिल एतमाद दोस्त हैं। ये अलग बात है कि बाजवा साहब ने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा और ईंट से ईंट पाकिस्तान की बजा के वो चले गए हैं, और उसका खमियाजा हम अब तक भुगत रहे हैं। लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनको कटहरे में लाने वाला कोई नहीं है। उनके जराइम की दास्तान बड़ी लंबी है, जो वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के गए हैं और अब तक पहुंच रहा है। और यही कुछ बिलावल भुट्टो गए इंडिया, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। एक तो पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन जो है, वो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो अंदर की लड़ाइयाँ हैं, उन लड़ाइयों की वजह से हम बहुत खोखले हो चुके हैं। हमारा वज़ीर आज़म इस वक्त ताजपोशी, बरतानवी बादशाह की ताजपोशी की शिरकत में 7 दिन के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं, और हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है वो गए थे गोवा। और जाहिर है पाकिस्तान के अंदर ही उनकी इतनी दुर्गत बनाई जाती है। जब अंदर से ही इतनी दुर्गत बनाई जाएगी और अंदर से ही मामला इतने ख़राब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये, अगर पाकिस्तान के अंदर ये लोग अच्छा काम करें तो फिर पाकिस्तान से अंदर से भी अच्छी आवाज़ें उठती हैं। और इतने हम आला ज़र्फ़ हैं नहीं और इतने ना ही समझदार हैं
कि जब हमारा कोई वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर बाहर जाए तो हम उसको यूँ समझेंगे ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। हमारे अंदर के इख्तलाफात अपनी जगह, उनको छोड़ दें और वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, इसलिए उनको सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है जो भी सियासी जमात है वो जब इक़्तिदार में आती है तो उसका रवैया कुछ और होता है, अपोजिशन में कुछ और होता है। बहरहाल वहाँ पे बिलावल भुट्टो के साथ जो मेज़बान मुल्क है वज़ीर ख़ारजा उनके जयशंकर, उन्होंने बहुत ही तज़ीक अमेज़ गुफ्तगू की और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भी की। हस्बे मामूल उन्होंने करना होता है और इससे कतई नज़र, क्योंकि पाकिस्तान ने एक दो राय थी कि पाकिस्तान वर्चुअली शरीक हो जाए उसमें, जैसे वज़राए दिफा की प्रेस का जो वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस है उसमें ख्वाजा आसिफ जो है वो वीडियो पे शरीक होंगे, जूम के ज़रिए अपनी तकरीर जो है वो दे देंगे और वो फिज़िकली नहीं उधर जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने फैसला किया कि नहीं वो जाएंगे और दोनों तरह की बहस हो सकती है। लेकिन जो अंदर की लड़ाइयाँ हैं, जो अंदर की हमारी लड़ाइयाँ हैं, और सबको पता है कि जो हुकूमत है वो इंतहाई कमज़ोर तरीन हुकूमत है और ये बैसाखियों के सहारे चल रही है। और जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, आइन को तस्लीम नहीं किया जा रहा, अदालतों को तस्लीम नहीं किया, फैसलों को तस्लीम नहीं किया जा रहा, ये पूरी दुनिया देख रही है। तो जैसे ही बिलावल भुट्टो के साथ भी फिर उसी तरीके से उन्होंने सलूक किया और उसकी एम्बेरसमेंट तो पाकिस्तान को ही, रुसवाई पाकिस्तान की हुई। लेकिन उन्होंने किया बिलावल भुट्टो के साथ, क्योंकि बिलावल भुट्टो कमज़ोर वज़ीर ख़ारजा थे, कमज़ोर हुकूमत के कमज़ोर वज़ीर ख़ारजा, इसलिए उनको ये करने का मौका मिला। तो बहरहाल इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए और ख़ासतौर पर मैं पिंडी से ज़रूर कहूँगा, हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको ज़रूर कहूँगा कि वो भी इस बात को टेकअप करें। अब जो पुराने तौर तरीके हैं वो चलने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर इज्जत नहीं होगी तो पाकिस्तान के बाहर भी हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। हमारे वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर भी कोई इज्जत नहीं करेगा। हमारे वज़ीर आज़म की इधर इज्जत नहीं है, बाहर भी कोई नहीं करेगा। हमारे आर्मी चीफ की पाकिस्तान में इज्जत नहीं होगी, बाहर भी कोई नहीं करेगा। और इन कमज़ोरियों को, इन लड़ाइयों का फ़ायदा जो है वो दूसरे मुल्क उठाएंगे, हमारे दुश्मन उठाएंगे और वो उठा रहे हैं। तो अगर इसको एड्रेस कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है और ये चीज़ें जो है कम अज़ कम एक मयार तय करना चाहिए, एक रेड लाइन तय करनी चाहिए कि इससे आगे हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल दूसरी नौयत की चीज़ें हैं। और चूँकि नरेंद्र मोदी जो है वो कह चुके हैं, ऐलान कह चुके हैं कि कश्मीर का मसला, उनसे पूछा उनका, मैं कश्मीर की किससे बात करूँ, पाकिस्तान में किस हुकूमत से बात करूँ, फ़ौजी हुकूमत से बात करूँ या सियासी हुकूमत से बात करूँ। फ़ौजी हुकूमत से हम करना नहीं चाहते क्योंकि हमारा ये लेवल नहीं है, और सियासी हुकूमत वहाँ करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो बेख्तियार है। ये पूरी दुनिया में एक जग हंसाई बनी हुई है। ये जो बाजवा साहब ने एक पैरेलल खोला हुआ था GHQ में, अपने ऑफिस में एक वजारत ख़ारजा का दफ्तर खोला हुआ था, उसकी वजह से ये अब तक उसके असरात मुरतब हो रहे हैं। फ़ौज के अंदर भी इस्लाहात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो एक अलग चैप्टर है पूरे का पूरा। बहरहाल जो कुछ बिलावल भुट्टो के साथ हुआ वो बिलावल भुट्टो के साथ नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने किया है। और वो इसलिए किया है कि हमारे अंदर हम कमज़ोर हैं, हम आपस में दस्तगिरबान हैं, हमारी हुकूमत कमज़ोर है और कमज़ोर वज़ीर ख़ारजा बाहर गए और उन्होंने भी उसको उसी हाथों लिया। तो बहरहाल इन शार्ट ये मामला जो हैं उसको समझाना चाहिए और ये जिम्मेदारी आयद होती है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री लीडरशिप की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की और उनके रफ़क़ा की, आर्मी चीफ की, एयर चीफ की, नेवल चीफ की, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये सारे 4 स्टार हैं, कम से कम ये 4 स्टार चार्ज जो हैं ये सारे खुद मिल के बैठें, ज़रा सोचें कि हो क्या रहा है और इसका नुकसान कितना हो रहा है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा, एक अच्छी खबर, चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे हैं और एक वाहिद मुल्क है दुनिया भर में, चीन जो है इस वक्त वो पाकिस्तान को बेल आउट दे रहा है और उसको पाकिस्तान के लिए बेहतर मुश्किलात में कमी करने के लिए एक चीन है, एक सऊदी अरब है और एक UAE, 3 मुल्क हैं जो पाकिस्तान को अब तक ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं और वेंटिलेटर पे जाने नहीं दे रहे, बल्कि ऑक्सीजन दे के उनको सर्वाइव कर रहे हैं। ये चीज़ होने लगी है। मैं अगली बात आपको कह रहा था कि 2 हफ्ते जो हैं अगले बहुत ही क्रूशल हैं। वो इसलिए क्रूशल हैं कि अब जनाब टाइम हो गया ख़त्म और एक दिन का इलेक्शन वाला मामला भी नहीं हो पा रहा, वो भी ख़त्म होने जा रहा है और पंजाब का इलेक्शन है, खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन है। उन इलेक्शंस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बिल्कुल तैयार नहीं है और ना ही वो खौफज़दा है। वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आइन को देखना है और आइन के मुताबिक फ़ैसला करना है। मैंने किसी किस्म की कोर्ट रूम में ना पॉलिटिक्स करनी है
और ना ही पॉलिटिक्स होने देनी है, और ना ही हम पॉलिटिक्स से असरअंदाज होंगे, सियासत से असरअंदाज नहीं होंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। अब उन्होंने एक हुक्म सादर करना है, और हुक्म बड़ा वाज़ेह है। 14 मई का इलेक्शन, पंजाब का इलेक्शन है। कोई इरादा नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट फंड्स ही नहीं दे रही, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे रही, सिक्योरिटी इदारे सिक्योरिटी नहीं दे रहे, हुकूमत वजारत खजाना फंड नहीं दे रही। लिहाजा ये जो दो मामला हैं, इसकी वजह से आने वाले दिन बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लिखना है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करना है, और दूसरी जानिब हुकूमत और उनके इत्तेहादी और उनके सहूलतकार स्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग वो इस बात पर कायम हैं, डटे हुए हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट को ये काम नहीं करने देना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई हुक्म सादर करने नहीं देना, और वही होगा जो हम चाहेंगे। हमारा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्शन होंगे, उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में दरमियान में मत आए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि मैंने आइन पे रहना है कायम। कुर्बानियाँ, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे फौजी भाई, जो फौजी जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इसी तरह हम भी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। यानी ये बात उन्होंने क्यों की? हो सकता है उनको धमकी दी हो इस तरह की कि अगर आप बाज ना आए तो फिर हम आपको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो हो सकता है इस तरह की कोई धमकियाँ हुई हों, और उनकी ज़ाहिर उनकी इज्जत तो पहले ही उनको गैर महफूज कर दिया गया है। उनकी जान जो है वो किस हद तक महफूज है, ये जो सारी बात उन्होंने की है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि अंदर खाने कुछ गड़बड़ चल रहा है। और चीफ जस्टिस साहब को अब फैसला करना है। वो फैसला ज़ाहिर करेंगे, हर सूरत में करेंगे। रिकॉर्ड उन्होंने मांग लिया है, और वो सीधा सीधा गवर्नमेंट की छुट्टी होती है, और गवर्नमेंट जाती है तो नए इलेक्शन की तरफ माहौल जाएगा। तो वो कौन से अनासिर हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं इन 2 हफ्तों में, कहाँ तक जाया जा सकता है? क्योंकि वज़ीर आज़म साबिक़ इमरान खान साहब की जो है ज़िंदगी वो ख़तरे में है, वो बारहा कह चुके हैं, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और दूसरी जानिब इलेक्शन नहीं हो रहे, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही। अब गवर्नमेंट को भी घर जाना है, और उसको घर भेजने से पहले पहले वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसको रोका जाएगा, और गदर मचने वाला है। ख़ासतौर पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नया प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है, और वही घसा फिटा, और पता नहीं अल्लाह ताला से ये लोग नहीं डरते कि किसी के अपने ज़ाती मफाद, खालिसतन अपने ज़ाती मफाद के लिए एक शख्स को गैर मुस्लिम कह देना, या गैर मुस्लिम फ़िरक़े से कह देना, तो इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात नहीं है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद, और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के साथ, जस्टिस नकवी साहब के, जस्टिस मोनीब अख्तर साहब के खिलाफ, इन सब के खिलाफ एक नई कैंपेन लॉन्च हो रही है, या हो चुकी है बल्कि। और वो जो कैंपेन लॉन्च हुई है उसका बुनियादी मकसद यही है कि किसी भी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को रोका जाए। जस्टिस नकवी साहब का मामला जो है, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, उसमें उनकी लॉयल्टी पे, उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत, किसी किस्म की कोई शक नहीं है। लेकिन उनका भी मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया, और मामला उनका अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डिस्कस कर रही है, और वो वहाँ जो जायदादों की तफसील है वहाँ दे दी। अब मैं ये सिर्फ पूछना ये चाहता हूँ कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का मामला आया, जिसके बारे में इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा, आज बता दिया है कल, कि ये रेफरेंस जो है ये आया था ऊपर से, और ऊपर से हमें कुछ और बताया गया था, और बाद में निकला कुछ और। तो ये उन्होंने कहा कि ये तो जनरल फैज़ भी नहीं, जनरल फैज़ के भी ऊपर से आया था, और उसके बाद ऊपर तो बाजवा साहब ही हैं, और कौन होना, आर्मी चीफ होता है। तो लिहाजा उन्होंने कहा जी वहाँ से आया था। तो जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ, अच्छा उस वक्त बिल्कुल वकला जो है वो मुत्तहिद थे, और जस्टिस नकवी साहब, जस्टिस ईसा को बचाने के लिए वो मैदान में आ गए थे, और फिर रेफरेंस चलने ही नहीं दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ही नहीं चलने दिया गया, बल्कि फिर ओपन कोर्ट में, और ओपन कोर्ट में वो और उनकी मिसेज अपीयर हुई, और फिर वो सारे का सारा मामला ख़त्म हुआ। तो अब भी यही सिलसिला अब जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ हो रहा है। तो जस्टिस नकवी साहब को ये सारा मैसेज दे के, असल में सारे जजेस को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपको भी इबरत का निशान बना देंगे। तो बसे पर्दा ये चल रहा है। शहीद अरशद शरीफ का मुकदमा दोबारा से लग गया है 9 मई को, और उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, जस्टिस मार्शन मंदोखेल हैं, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। तो ये ऑनरेबल बेंच जो है वो सुनेगा, और इसमें भी ये जो शहीद अरशद शरीफ का केस है, इसकी वजह से भी बहुत सारे जजेस जो हैं हमारे ज़ेरे अताब हैं। और ये मामला जो है वो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगले 2 हफ्ते बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इन 2 हफ्तों में
तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो खा नज़र आते हैं, खा नज़र नहीं आते, जो बोलते हैं खा नहीं बोलते, वो सब के सब जो हैं वो अपनी अपनी पंजा आजमाई करनी है उन्होंने अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर। तो ये है सूरत हाल। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डटे हुए हैं, उन्होंने ऑर्डर पास करना है और उन ऑर्डर को रोकने के लिए पैरेलल जो हमारी कुछ स्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग और बाकी हुकूमत आपस में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हमने मामला को हैंडल करना है। हैंडल क्या करना है कि गैर कानूनी इक़दाम, गैर आइनी इक़दाम को काबू कैसे करना है, ये सब कुछ हो रहा है जी। तो देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।